हेलो गाइस, ये हमारी सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है जो कि पॉलिटेक्निक यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था, ठीक है, 22 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। और ये पेपर ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम 9 क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 125 तक क्वेश्चन कवर करेंगे और सारे टेक के ही क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस ही रहेंगे, नॉन टेक कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। ओके, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 100 से हम स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है, द डिफेक्ट सच एज ब्लिस्टर्स एंड क्रैक्स इन ब्यूटमिन मे बी कॉज्ड बाय नेचुरल एजेंसी सच एज, है ना। जो ब्लिस्टर क्रैक्स होते हैं वो बिटुमिन में किस कारण आते हैं? ब्लिस्टर्स जो आते हैं, ये ध्यान रख लो आप, ब्लिस्टर्स जो आते हैं वो वाटर के कारण होता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर के कारण आता है। तो इसका आंसर, इसका जो होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए वन अलोन, ठीक है। ये मॉइस्चर के कारण ही होता है, मेन कारण यही है इसका, ठीक है। तो 100 का होना चाहिए ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 101, सॉरी। द इफेक्ट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है फिलेट बेल्ट की? फिलेट बेल्ट की इफेक्टिव लेंथ होती है एल एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, सॉरी, हाँ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड होती है मिनिमम जो है, मिनिमम होती है 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, 4S जिसको हम बोलते हैं, ये मिनिमम लेंथ होती है ना। एल मिनिमम इफेक्टिव लेंथ होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मीडियम इज गिवन बाय, एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला पूछ रहा है वो। तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? एग्जिट ग्रेडियंट होता है हमारा हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लास्ट जो हमारा जो लास्ट फील्ड होती है, वो ही हम उसे एग्जिट ग्रेडियंट बोलते हैं। हेड लॉस क्या होता है? हेड लॉस लास्ट फील्ड में, हाँ, ये जो हेड लॉस इन लास्ट फील्ड, ये भी याद रख लो, हेड लॉस इन लास्ट फील्ड टू दी लेंथ ऑफ लास्ट फील्ड, ठीक है। तो हेड लॉस इन लास्ट फील्ड मतलब टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, कि कितने ड्रॉप्स हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हेड लॉस इन लास्ट फील्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लास्ट फील्ड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्लोप ऑफ फ्लो लाइंस, नहीं, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, द रेशियो ऑफ टोटल हेड टू दी हाइट ऑफ सीपेज, द रेशियो ऑफ हेड लॉस, इसका आंसर होना चाहिए डी, है ना। द रेशियो ऑफ हेड लॉस टू दी हाइट ऑफ सीपेज, ये हाइट ऑफ सीपेज लिखा है, वैसे लेंथ ऑफ सीपेज होना चाहिए इसका, क्योंकि लास्ट फील्ड होती है ये। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ई आई इज नोन एज, ई आई के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली ई आई क्या होता है? हमारी फ्लेक्चरल रिजिडिटी होती है, ठीक है, ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी होती है। और ए जो होती है वो होती है हमारी एक्सियल रिजिडिटी, ओके। और एक होती है टॉर्शनल रिजिडिटी जिसको हम बोलते हैं जी आई पी, है ना। ये जी इंटू आई पी, इसको बोलते हैं हम टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये कुछ रिजिडिटी है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फॉर सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स द ब्रिक्स आर शुड बी, है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर के सेंटरिंग में कौन सी ब्रिक्स यूज होती हैं? देखिए, सेंटरिंग में हम थर्ड क्लास भी ब्रिक यूज कर सकते हैं, और जामा ब्रिक्स भी होती है जिसको हम जामा ब्रिक्स बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं सेंटरिंग करते समय। मतलब जब ग्रिड हम डालते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाते हैं उसका ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम जामा ब्रिक्स का ज़्यादा, बर्न्ट ब्रिक्स जो होती है उनका, या फिर थर्ड क्लास ब्रिक्स जो होती है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105, नेक्स्ट, द रैंकाइन्स जॉर्डन फार्मूला विच कवर्स ऑल क्रेसेस ऑफ स्ट्रट्स इज, क्या है इसका, कौन सा फार्मूला होगा? ये रैंकाइन्स फार्मूला देखो, ये ऐसे बनकर आता है 1/p 1/ऑफ पी सी प्लस 1/ऑफ
पी, है ना, और ये यूलर्स, ठीक है। तो ये यूलर्स का क्रिटिकल लोड ड्यू टू यूलर्स, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे रैंकाइंस फार्मूला हमारा निकल कर आता है, जिसको हम पी आर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी ये, ठीक है, जिसमें कि एफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, मतलब ये ए जो है ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ए इंटू लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106। तो जो वाइट क्रैक्स रहते हैं वो ग्राउटिंग से हम रिपेयर कर सकते हैं। वाइट क्रैक्स जो होते हैं, ठीक है, वो ग्राउटिंग से रिपेयर करे जा सकते हैं। और जो नैरो क्रैक्स होते हैं, जैसे इपॉक्सी इंजेक्शन जो लगाते हैं, वो नैरो क्रैकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, 106 का आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द साइड फेस रेनफोर्समेंट इन अ डीप बीम शेल नॉट बी लेस देन, है ना, कितना 1% रहता है, आपको बहुत ही पता ही है, आपको 1% रहता है, 1% ऑफ वेबेरिया। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ फेनिकुलर पॉलीगॉन्स विच कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ टू स्पेसिफाइड पॉइंट इन इन द स्पेस डायग्राम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है 1 2 3 4, इनफाइनाइट, ठीक है। सो आंसर इज इनफाइनाइट। कितने नंबर ऑफ फॉलिकुलर पॉलीगॉन्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, टू, कोई भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट हम फॉलिकुलर पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं यार, मतलब। चलो नेक्स्ट देखो 100, क्वेश्चन नंबर 109। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या हो गया इसे? क्वेश्चन 109। For a single point load W moving on a symmetrical parabolic 3-hinge arch of a span L, the maximum sagging bending moment, ठीक है, is occur at a distance x from the end. The value of x is, है ना, a single point load is moving from a symmetrical parabolic 3-hinge arch of span L, है ना, ये पैराबोलिक आर्च है, 3 hinge का है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। और एक लोड W है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इस ये पूरी इसकी लेंथ L है, ठीक है, ये W। अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ऑकर एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, कि हमें कहाँ पर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ मिलेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.211 ऑफ एल, ठीक है। ये मैक्सिमम सेगिंग है ना, मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है। ये सेगिंग के लिए केस के लिए है, और हॉगिंग के केस के लिए भी होता है। जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है 0.25 एल पर होता है, ठीक है। तो ये हॉगिंग का केस है, दोनों याद रखना है आपको। 0.25 जो एल है ये किसके लिए? हॉगिंग के लिए, और ये सेग के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट देखो, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज यूज्ड, है ना। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड पे जब यूज करेंगे हम, तो वॉल की मिनिमम थिकनेस क्या होगी? तो जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 1.5 ब्रिक्स थिक, है ना। कैसे बनता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड? कुछ ऐसे, ये हो गया, ये एक ब्रिक हो गई, ये दूसरी ब्रिक, है ना, तो ये आधी ही हो गई, और एक ब्रिक ये पूरी हो गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ्लेमिश बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से बनते हैं ये। फिर मतलब ये यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है। तो ये कुछ फ्लेमिश बॉन्ड बनते हैं, तो इसकी ये वॉल होती है, ऐसा ऐसा फ्लेमिश बॉन्ड बनता है। तो इसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 1.5 थिक, ठीक है। ये फ्लेमिश बॉन्ड की थिकनेस होती है। ऐसे ही डबल फ्लेमिश बॉन्ड भी होते हैं, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होते हैं और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, बहुत आसान है ये याद रखना। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, है ना, तो ये याद होना चाहिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द हॉट बिटुमिन इज यूज फॉर डंपिंग डैम्प प्रूफिंग कोर्स इन अ बिल्डिंग, इट कैन बी अप्लाइड विद अ मिनिमम थिकनेस। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मुझे ये पता नहीं है, सॉरी, इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि हॉट विटामिन में जो डैम्पिंग फोर्स में जो लगाते हैं, ये नहीं बता पाऊंगा, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैविंग अ विड्थ ऑफ 250 mm इफेक्टिव डेप्थ है ना इज रेनफोर्स्ड विद अ स्टील, और ये दिया हुआ प्रोविजन दिया हुआ है द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल, कितना हमको देना है। देखो बीम के लिए आपको याद रखना है मिनिमम कितना देना है अपॉन बी डी इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दोगे तो ये मिनिमम का केस आ जाएगा बीम के लिए। ठीक है, और 0.04 ऑफ बी डी जब कर दोगे, ग्रॉस एरिया जब कर दोगे है ना 4%, है ना, तो ये आ जाएगा आपका एस टी मैक्सिमम। तो ये यहाँ से निकाल लेना, सॉल्व कर लेना ये कैलकुलेटर लगा के, तो आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ ए सॉइल है ना, कॉम्पेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो क्या होता है एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर्स, जो एयर रहती है वो निकलती है कॉम्पेक्शन में, कंसोलिडेशन में पोर वाटर निकलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 14 देखो 114, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट क्लासिफाइड एज फोर्स मेथड, कौन सी मेथड ऐसी है जो कि फोर्स मेथड नहीं है। तो 3 मोमेंट है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, फोर्स मेथड नहीं है। स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानिज मेथड, ये जो होती हैं ये सारी डिस्प्लेसमेंट मेथड्स होती हैं। नेक्स्ट 100, 115, क्वेश्चन नंबर 115। चलो, a bar of 4 centimeter diameter is subjected to an axial load of 4 ton है ना, extension of bar over a gauge length is 20 centimeter is है ना of 20 centimeter is, ये extension हुआ है, the decrease in diameter is this। तो पॉइजन्स रेशो क्या होगा, पॉइजन्स रेशो हमको सबको पता है कि पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है बस इसमें रखें और आंसर पाएं। तो ये जो हो जाएगा चेंज इन डायामीटर जो कि है डेल्टा डी 0.0018 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायामीटर है 4, ठीक है सेंटीमीटर में है, और चेंज इन लेंथ 0.03 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 0.0018 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 4, तो ये आ रहा है 0.3। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, हेंस आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, कौन सी इसमें से जो है वो अनस्ट्रेटिफाइड है। तो स्लेट होती है, लाइमस्टोन भी होता है, ग्रेनाइट नहीं होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, a PERD network has 9 activities on a critical path। ठीक है, the standard deviation of each activity is 3, then the standard deviation of critical path is, है ना, बहुत ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एक उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ का कितना होगा। तो क्रिटिकल पाथ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ, हम क्या करते हैं इसमें वेरिएंस का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, वेरिएंस का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा जो आता है वो निकल कर आ जाता है इंटू एन। ये जो हमारा निकल कर आता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आता है। ठीक है, तो अब वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू जो हर एक एक्टिविटी का है वो 3 है, तो 3 इंटू 9 जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27, रूट ऑफ 27, मतलब मैं इसको 3 रूट 3 कर सकता हूँ।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 118, द कोलेप्स लोड फॉर ए बीम शोन इन फिगर। इसके लिए कोलेप्स लोड क्या होगा, तो ये है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ है L/3 और ये लेंथ है 2L/3 और जो लोड लग रहा है वो लग रहा है W और टोटल लेंथ L है। तो इसका जो वो बनेगा कोलेप्स डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये से थीटा, दिस थीटा और ये फिक्स है तो यहाँ भी थीटा थीटा ही रहेगा। अच्छा, सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा गलत हो गया। ये लोड W है, ये लेंथ L/3 और ये लेंथ 2L/3 है, ठीक है। और जो इसका कोलेप्स डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये अल्फा बोल देता हूँ मैं और इसको बोल देता हूँ बीटा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इंटरनल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क लगाकर सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा बीटा, ठीक। तो जब मैं थ्योरम लगाऊंगा इसकी एमपी, ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ भी ऑब्वियसली हिंजेस बनेंगी, है ना, यहाँ भी हिंजेस बनेंगी, तो ये भी एमपी हो जाएगा और ये भी एमपी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। हम्म, तो इसकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क की जो इक्वेशन बनेगी उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। वो हो जाएगी 2mp अल्फा प्लस 2mp बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ L/3 बीटा और या फिर 2L/3 बीटा अल्फा, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं। अब दोनों का आपस में, ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में कंपेयर कर दूंगा तो 3 से 3 चले जाएगा और L से L चले जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल कर आ गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब मैं 2 अल्फा को बीटा लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा mp बीटा प्लस 2mp बीटा इज इक्वल टू w इंटू L/3 बीटा, बीटा से बीटा गया और ये हो जाएगा 3mp इज इक्वल टू WL/3, ठीक। क्वेश्चन जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा कोलेप्स लोड W जो निकल कर आएगा वो होगा 9mp/L, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं 119, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सुटेबल फॉर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन। कौन सा रोलर, कौन से रोलर होते हैं जो कि सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करे जाते हैं। तो जो सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन में जो रोलर यूज होता है वो होता है शिप फुट रोलर। और देखो इसमें है ना, पहले शिप फुट रोलर भी यूज होता है और न्यूमेटिक रोलर भी यूज होता है, दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन पहले शिप फुट रोलर यूज होता है उसके बाद न्यूमेटिक रोलर यूज होता है। तो ये थोड़ा सा बी और सी में से इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, पर ज़्यादा करीब देखा जाए तो शिप फुट रोलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट बोल रहा है वो ड्रायर इन ए पेंट, ठीक है। लेथरेज होते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं, लेड ऑक्साइड भी होता है और रेड लेड भी होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर, कॉपर सल्फेट नहीं होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, लग एंगल्स आर यूज टू कनेक्ट द मेंबर्स टू रिड्यूस द लेंथ, ठीक है। लेंथ रिड्यूस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, लग मेंबर का यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, which test is to be conducted in a laboratory for the determination of shear strength parameter C5। C और phi के लिए लेबोरेटरी कौन सी टेस्ट होती है, ट्राइक्शियल टेस्ट होती है, A is the correct। 103, the strain energy stored in a simply supported beam of length L और EI due to concentrated load W। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेंटर पे है कंसंट्रेटेड लोड W, ठीक है। ये W/2 हो जाएगा और ये भी W/2 हो जाएगा, ठीक।
मैं इसको 0 से लेकर L/2 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता ही है, m² dx डिवाइडेड बाय 2EI, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको 2 इंटू 0 से लेकर L/2 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, W/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, और इसका स्क्वायर है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से ही। तो 2 इंटू इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 इंटू W²/4, और x का हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3, x का हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2EI, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/2, 0 से लेकर L/2। ठीक है, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को 0 से लेकर L/2 तक। अब ये हो जाएगा W² डिवाइडेड बाय 12, ये 2 से ये 2 कैंसिल मैं कर रहा हूँ, W² डिवाइडेड बाय 12 और L³ डिवाइडेड बाय 8। ठीक, L³ डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आ रहा है W² L³ डिवाइडेड बाय 96 EI। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होगा इसका C। ठीक है, 123 का C। नेक्स्ट देखते हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, है ना, ये किसके लिए यूज होता है? ऑब्वियसली ये किसके लिए यूज होता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के लिए। FM का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो लिफ्टिंग क्या हो जाती है? स्लैब की बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये 125 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 26 से लेकर 125 तक। ठीक है, और इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मेरी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, तो वो मैं देखकर अपलोड कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। मैं वहाँ पर आपको सही बता दूंगा कि सही क्या है, मैं वहाँ कमेंट कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट कुछ भी एग्ज़ाम आती है उसके प्रीवियस ईयर उसका भी पेपर हम यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।